हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और क्लास 12 के फिजिक्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है क्या, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा। अब हमारा जो है लास्ट चैप्टर के एंडिंग में हम लोग चल रहे हैं। और अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि प्रकाशिक यंत्रों के बारे में पढ़ना है, जिसमें अभी पिछला जो आप लोगों ने पढ़ा है वो ह्यूमन आई से रिलेटेड पढ़ा, मानव नेत्र से संबंधित क्या दृष्टि दोष होता है, कैसे दूर करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो आगे की तरफ बढ़ा। और अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में। पहले हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी के भी दो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी और एक बार पढ़ेंगे क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और इसके बाद से पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में। ठीक है, तो ये जो वीडियो आपका बहुत ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ डेफिनेशन हम लिख लिए हैं टाइम बचाने के लिए। पहला नंबर क्या, विजिबल एंगल। विजुअल एंगल क्या होता है, यानी कि दर्शन कोण क्या होता है। ठीक है, तो दर्शन कोण क्या होता है, कोई वस्तु हमारी आंख पे जितना कोण बनाती है, कोई भी वस्तु हमारी आंख पे जितना कोण बनाती है उस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। अगर हम इसको दूसरी भाषा में आपको समझाना चाहें तो चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा आंख है। ठीक है, एक जनरल सा फिगर लिया जा रहा है। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आंख है। ये हमारा आंख है। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, आंख है। ठीक है, और ये हो गया आपका एक्सिस, इसके लिए मुख्य अक्ष बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, आई लेंस। ये आंख के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो है, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, दर्शन कोण की बात करें तो मान लेते हैं कि कोई वस्तु यहाँ पे रखा है, कोई वस्तु क्या है, यहाँ पे रखा है, तो इसके साथ क्या एंगल बना रहा है। कोई भी वस्तु, देखिए कोई भी वस्तु हमारी आंख पे जितना कोण आंतरित करता है या जितना कोण बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। तो कोई वस्तु हमारी आंख पे जितना कोण बना रहा है, जितना कोण बनाएगा, इसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, दर्शन कोण कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दर्शन कोण हो गया। मान लेते हैं कि वस्तु क्या है, ए बी है। ठीक है, अब क्या दर्शन कोण का मान फिक्स होता है, तो नहीं, दर्शन कोण का मान जो होता है वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, जिस वस्तु का दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वह वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देगी। एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है तो कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, तब ये हमारा रेटिना का पोर्शन होगा, तो इतना बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब वस्तु इतनी बड़ी है, मतलब दर्शन कोण जब अल्फा बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कुछ ये, आप इसको सी डी बना लीजिए, सी डी मिल रहा है। अब वस्तु को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। वस्तु जितना बड़ा था उतना ही बड़ा रहेगा। वस्तु को हम और आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, दर्शन कोण क्या उतना ही रहेगा। तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, दर्शन कोण हमारा बदल गया है। दर्शन कोण क्या हो गया है, बदल गया है। अब दर्शन कोण घट गया है, कुछ ना कुछ घट गया है। और जब इसी लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह देखेंगे कि प्रतिबिंब भी क्या हो गया, घट गया। देखिए अब सी प्रतिबिंब बन रहा है। जब वस्तु जो है आपका किस पोजीशन में आ जा रहा है, ए डैश बी डैश वाले पोजीशन में आ जा रहा है, यहाँ से वस्तु जब दूर चल रहा है तो प्रतिबिंब क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं, जब यह और पास आ जाएगा तब क्या होगा, वस्तु की हाइट उतनी ही रहेगी। वस्तु जो है थोड़ा सा और पास आ जाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए अब जो कोण बन रहा है उस कोण को ध्यान से देखिए। अब यह जो कोण बना, इसके थ्रू जो प्रतिबिंब बनेगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगा, इसको दूसरा नाम दे लीजिए एफ। तो अब यहाँ पे जो कोण बना तो वो कोण भी तो बड़ा है, ये कोण भी क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यानी निष्कर्ष क्या निकला कि दर्शन कोण जितना बड़ा होगा, दर्शन कोण जितना बड़ा होगा वस्तु का प्रतिबिंब भी क्या होगा, उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हैं कि बड़े दर्शन कोण उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु बड़ी हमें दिखाई देती है कब, जब उसका दर्शन कोण जो है बड़ा दिखता है तब।
अब दर्शन कोण का ही पूरा खेल है, इसीलिए हम लोग दर्शन कोण से स्टार्टिंग किए हैं। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि कोई भी वस्तु आंख पे जितना कोण बनाती है उस कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक है हमारा आवर्धन क्षमता यानी कि मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मतलब कोई भी यंत्र, कोई भी प्रकाशिक यंत्र किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब करके दिखा रहा है, उसी पावर को, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। आवर्धित कर देना, जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 गुना कर देना, 20 गुना कर देना। ठीक है, तो ये जो गुना शब्द आ रहा है ना, वस्तु के कंपेयर में जो बड़ा हो रहा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। ठीक है, तो आज आइए डेफिनेशन को लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये आपके पूछता है। ठीक है, कभी कभी छोटे नंबर में 1-2 नंबर में आपका डेफिनेशन पूछ लेता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, फार्मूला लिखिए। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता से क्या समझते हैं, फार्मूला लिखिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं क्या है। किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता, किसी भी प्रकाशिक यंत्र की जो आवर्धन क्षमता होती है वह यंत्र के द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। देखिए यहाँ पे भी दर्शन कोण का ही खेल है, मतलब कोई भी यंत्र हो, पहले वह प्रकाशिक यंत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वहाँ तक का जो कोण बनेगा यानी कि बीटा, और बिना यंत्र के जब यंत्र को हटा देते हैं तब आंख पे जो प्रतिबिंब बनेगा यानी कि अल्फा, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम कहते हैं। एम पे एम फॉर मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। यानी आवर्धन क्षमता क्या होता है, सीधा सीधा यहाँ से आ जाएगा, अगर ये आपको याद है तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पे बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। जहाँ पे वस्तु, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, वस्तु सामान्यतः कितनी दूरी पे रखी जाए तो आंख पे स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे यानी डी दूरी पे रखा जाए तो। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं हम कि फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। m इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। अभी m के बारे में हम बहुत सारा फार्मूला पढ़ने वाले हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनके लिए अलग अलग हम लोग m के लिए फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लेते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ें जो है वो और क्लियर से दिखाए समझ में आ जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें 6 कंडीशन पढ़े होंगे। क्या चीज़, चलिए आइए एक बार समझते हैं। पढ़े होंगे उत्तल लेंस के लिए एक बार वस्तु को कहाँ पे रखा गया था, इनफाइनाइट पे, फिर अनंत और 2f के बीच रखा गया था, दूसरा केस था। तीसरा 2f पे, चौथा क्या था 2f और f के बीच, पांचवा क्या था f पे, और छठा कंडीशन जो था वो किसके लिए था, f और प्रकाशिक केंद्र के बीच। ठीक है, इन 6 कंडीशन में 5 कंडीशन ऐसा था जिसमें जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था लेंस के दूसरी तरफ और उल्टा बन रहा था, बट और एक छठा कंडीशन, इसी को लेकर के हम लोग सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यहीं से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, छठा कंडीशन क्या था, यह ऐसा कंडीशन था यानी कि जब वस्तु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते थे तो इस कंडीशन में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता था वो किधर बनता था, लेंस के इसी साइड बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था और सीधा बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके जिस यंत्र का उपयोग बनाया गया उस यंत्र को नाम दिया गया क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी, या उसी दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं उसको, आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। यानी जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच रखी जाती है तो इस कंडीशन में जो है वस्तु का आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए फिगर से देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक अक्ष। ठीक है,
ये इसका मुख्य अक्ष ले लेते हैं, ये इसका सी हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एफ और एफ, प्रथम फोकस इधर बनेगा, द्वितीय फोकस इधर बनेगा। और जब वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, एफ और पी के बीच जब रखा जाएगा, मान लेते हैं वस्तु को कहाँ पे रख लेते हैं, चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। वस्तु को जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को देखा जाए, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी जो कि लेंस से अपवर्तित होके, ठीक है, जो कि लेंस से अपवर्तित होकर किससे जाएगी, तो फोकस से चली जाएगी, ठीक है। एक प्रकाश किरण हो गया। अब दूसरे प्रकाश किरण की बात करें तो दूसरा प्रकाश किरण जो है ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जब नहीं काटेंगे तो इन्हीं को पीछे की तरफ मिला लेते हैं। इसी को आप क्या करेंगे, पीछे की तरफ जब मिला लेंगे, इन दोनों ही किरणों को जब पीछे की तरफ मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, ठीक है। दोनों को जब आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों किरणें जो हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। उसी को मुख्य अक्ष से मिला लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं एक दूसरे को काटेंगे, यहीं से मुख्य अक्ष से आप अभिलंब खींच लीजिए। तो इस प्रकार से मिला क्या कि जो जो वस्तु थी उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह उससे कई गुना बड़ा बन रहा है, ठीक है, यानी कि आवर्धित हो गया। वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बना वो क्या बना, बड़ा बना। वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बना वो बड़ा बना। वस्तु की तुलना में जो प्रतिबिंब बना वो बड़ा बना। और साथ ही साथ एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे कि F और P, इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र को P से ही लिख लेते हैं, ठीक है। F और P के बीच में वस्तु AB को रखा गया, जिसका प्रतिबिंब क्या बना, तो जिसका प्रतिबिंब जो बना, प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को समझेंगे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, टकरा के किससे गई, फोकस से गई, ठीक है। दूसरा प्रकाशिक केंद्र से गया जो बिना विचलित हुए सीधे निकल गया। दोनों किरणें लेंस के दूसरी तरफ एक दूसरे को कहीं पे नहीं काटेंगे, ठीक है। तो जब इन्हीं को पीछे की तरफ मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काट रही हैं, मान लेते हैं कि इस वस्तु AB का जो प्रतिबिंब बना वह क्या बना, A', B' बना, ठीक है। और वस्तु की तुलना में ये बड़ा है, सीधा है, यानी कि कह सकते हैं कि यही हमारा क्या है, आवर्धित प्रतिबिंब है, ठीक है ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है वो सरल सूक्ष्मदर्शी का किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है कि पहले तो जब आँख आप सामान्य आँख से जब आप देखेंगे, मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कर ली जाए, अगर वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, d दूरी पे है, तो इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, कोई व्यक्ति अगर देख रहा है तो इस कंडीशन में जो कोण बनेगा, आँख पे जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा। अगर यह हमारा वस्तु क्या है, AB, और इसको हम लोग बिना यंत्र के देख रहे हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देख रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा है, तो उस कंडीशन में जो दर्शन कोण होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक है। और अब देखिए, अब इसी को अगर वस्तु को ही हम लोग क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी काफ़ी कम है, ठीक है, कम फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच में रखा जाएगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की तुलना में बड़ा बनेगा, ठीक है। इसी सिद्धांत पे जो है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी काम करता है, और इसी सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत को ही हम लोग लागू करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में भी पढ़ेंगे, तो यही हमारा क्या बनेगा, बेस बनेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, मैग्नीफाइंग ग्लास है तो इसके मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला चाहिए, यानी आवर्धन के लिए फार्मूला चाहिए, ठीक है। तो ये तो पूरा रहा इसका सिद्धांत। अब इसके आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग फार्मूला अगर बात करें तो आवर्धन क्षमता के लिए अब देखिए, अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आँख पे बना कोण, मान लेते हैं कि यहाँ पे मनुष्य का आँख यहाँ से देख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है, आँख बहुत क्लियर नहीं बना पा रहे हैं, बट यहाँ पे समझिएगा
कि यहाँ पे आँख है, यहाँ से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, देख रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लोग पढ़े क्या हैं, अभी अभी m का जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे, वो m का फार्मूला क्या था, बीटा अपान अल्फा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख, मान लेते हैं यहाँ पे आंख पर बना दर्शन कोण यानी कि बीटा, और सामान्य स्थिति में आंख पर बना दर्शन कोण यानी कि जब यह डी दूरी पे रखा जाएगा वस्तु का, तब प्रतिबिंब तब कितना बनाएगा, अल्फा बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से अगर देख लिया जाए तो इस त्रिभुज का नाम क्या बन गया, ओवरऑल। ओवरऑल बन गया ए बी और पी। त्रिभुज ए बी पी में, जब त्रिभुज ए बी पी में चलेंगे तो आप tan का रेशियो ले लीजिए। मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। मान लेते हैं वस्तु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h है। ठीक है, तो यहाँ पे और साथ ही साथ ये भी मान लेते हैं कि वस्तु जो है वह इससे कितनी दूरी पे है, u दूरी पे। वस्तु की दूरी को u से लिखते हैं। यहाँ पे एक शब्द बढ़ा लेंगे e, u e। ठीक है, यानी नेत्रिका लेंस से, आई लेंस से वस्तु तक की दूरी क्या है, u e है। अब इस कंडीशन में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, तो tan बीटा बराबर क्या मिलेगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी h अपान यू ई मिलेगा। क्या मिलेगा, फार्मूला h अपान यू ई मिलेगा, और यू ई आपका होगा किसमें, माइनस में। ठीक है, तो tan बीटा का मान मिल गया। और अगर बात करें यहाँ से, तो इस त्रिभुज से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा tan अल्फा बराबर क्या, लंब बटे आधार, यानी कि h अपान माइनस डी। तो tan अल्फा tan बीटा दोनों मिल चुका है। ठीक है, अगर वस्तु की ऊंचाई क्या हो, काफ़ी छोटी हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा, और ये लगभग बराबर हो जाएगा किसके, tan बीटा अपॉन tan अल्फा के। दोनों की जगह मान रख दीजिए, tan बीटा की जगह पे मान रखेंगे कितना, h अपान माइनस यू ई। tan अल्फा की जगह tan अल्फा का मान रख दीजिए कितना, h अपान माइनस डी। माइनस से माइनस कट जाएगा और h से h कट जाएगा, और सबसे नीचे का ऊपर गुणा होता है बीच का बीच में, तो फाइनली क्या होगा, d ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या मिलेगा, यू ई मिलेगा। तो m का एक फार्मूला और ऐड हो गया जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए होगा, वह क्या होगा आपका, d अपान यू ई। ठीक है, m इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या मिला, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या मिला, d अपान यू ई मिला। अब हम लोग सीखेंगे इसमें स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या, कि मतलब क्या यह वस्तु कितना अधिक से अधिक कितना मैग्नीफाइड कर सकता है, अधिक से अधिक कितना आवर्धित कर सकता है, कितना गुना प्रतिबिंब बना सकता है, और कम से कम कितना गुना बना सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। बात करेंगे स्पेशल केसेस के बारे में। तो स्पेशल केस में यहाँ पे दो स्पेशल केस हमको पढ़ना है। कौन कौन सा, एक जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, अनंत पे बन रहा हो, और एक तब जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो। ठीक है, तो पहला नंबर देखते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल डी, जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी डी पर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा हो, ठीक है, बन रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिए, बन रहा हो, इस कंडीशन में क्या मिलेगा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बन रहा है, वस्तु तक की जो दूरी है वह क्या है, यू ई है। ठीक है, वस्तु तक की दूरी को हम लोग किससे लिखेंगे, माइनस यू ई से लिखा जाएगा। यू तो नॉर्मली होता है, बस उसके साथ ई जोड़ लेना है, आई लेंस। ठीक है,
तो v की जगह पे क्या लिखेंगे -d और u की जगह पे क्या लिखेंगे -ue। अब यहाँ से हम लोग इसको डिराइव करने के लिए पहले किसको लेंस के सूत्र का सहायता लेंगे, ठीक है। अब चूंकि लेंस ही यूज किया गया तो लेंस के फार्मूले को भी यूज किया जा सकता है। लेंस के सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से जब आप आगे बढ़ेंगे तो 1/f को रहने दीजिए, 1/v की जगह पे v का मान क्या हो जाएगा -d, 1/u की जगह पे u का मान क्या ue। ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 1/ue। बाकी ध्यान दीजिए ये माइनस में इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा 1/d, ये पहले से इधर ही था तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। फाइनली किसका मान मिल गया 1/ue का मान मिल गया। तब क्या मिलेगा आप ध्यान दीजिए, इसलिए m बराबर, देखिए m बराबर फार्मूला क्या है d इंटू 1/ue लिख सकते हैं, d इंटू 1/ue लिख सकते हैं क्योंकि d का 1 में गुणा होगा, d/ue मिल जाएगा। 1/ue को अलग करके इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 1/ue को हटा के ये पूरा बराबर है उसके जगह तो मान रख लेंगे। 1/ue के जगह पे क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा 1/d प्लस 1/f। अब क्या d का अंदर गुणा करा लेते हैं तो क्या मिलेगा d/d प्लस d/f। ये d से d कट गया तो मिल जाएगा 1 और यहाँ से क्या मिलेगा d/f। यह जो है आवर्धन का फार्मूला है, कब, जब प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो इस कंडीशन में जो है मैक्सिमम मैग्नीफाइड होता है, अधिकतम मैग्नीफाइड होता है, जिसका मान कितना होता है 1 + d/f। तो m का एक फार्मूला और ऐड हो गया आपके पास, m का एक फार्मूला और क्या ऐड हो गया 1 + d/f। लेकिन ये इसके केसेस क्या होंगे, ये फार्मूला एक स्पेशल केस में लगेगा और वह स्पेशल केस हमारा क्या होगा कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा होगा, तब के लिए ये फार्मूला हम लोग लागू करेंगे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को और याद रखिएगा, वह कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो आपका लेंस है उस लेंस से आँख भी कुछ दूरी पे हो, लेंस से जैसे जो देखने वाला हो वह लेंस से भी कुछ दूरी पे हो, आँख आपका यहाँ पे हो, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आँख जो है लेंस से कुछ दूरी पे है, मान लेते हैं कुछ दूरी जो है वो हमारा क्या है x है, इस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से इसी में से x घट जाता है, d में से x क्या हो जाता है घट जाता है। तब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, m = फार्मूला बनेगा 1 + d - x/f। तब फार्मूला क्या मिलेगा 1 + d - x/f। तो ये भी एक फार्मूला है तब जब नेत्र जो है आपके लेंस से कुछ दूरी पे हो, कितनी दूरी पे हो x दूरी पे हो, यानी जो देखने वाला हो बिल्कुल लेंस के पास से ना देख रहा हो, लेंस से कुछ दूरी पे देख रहा हो, x दूरी पे देख रहा हो, तो उस कंडीशन में आवर्धन का ये फार्मूला होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरे केसेस को देखते हैं। स्पेशल केस सेकंड नंबर आपका क्या है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंतता पर बन रहा हो या अनंत पर बन रहा हो, तब के लिए अनंतता पर बन रहा हो, अनंतता पर बन रहा हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो आपका कहाँ पे बन रहा हो, अनंतता, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा हो, अनंतता पर बन रहा हो। पहले केस में हम लोग क्या पढ़े, जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो, तब के लिए फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। फार्मूला क्या मिला है 1 + d/f। और अगर आँख जो है उससे x दूरी पर से देख रहा हो, लेंस से x दूरी पे हो, तो फार्मूला क्या बना है 1 + d - x/f। अब दूसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा स्पेशल केस क्या है, तो दूसरा स्पेशल केस है जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बन रहा हो, अनंतता पर बन रहा हो। तो अनंतता पर बनेगा तो क्या लिखा जाएगा, देखिए ध्यान से, वस्तु तो आपका सेम उतना ही दूरी पे रखा जाएगा ue, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, इनफाइनाइट, अनंत पे बन रहा है। अब इसी को आप लोग क्या करेंगे लेंस के सूत्र से, ठीक है,
लेंस के सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u से जब आप चलेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, माइनस u के जगह पे क्या लिखेंगे माइनस ue, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तो पूरा आपका जीरो हो गया। 1/f इज इक्वल्स टू कितना के 1/ue के 1/ue। अब इसमें ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो ue है वह बराबर है किसके f के, ue का एक में गुणा होगा f का इसके साथ होगा तो ue बराबर है किसके f के। इसलिए m का क्या फार्मूला मिला, देखिए ध्यान से, m का फार्मूला हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या लाए थे, मेन फार्मूला क्या मिला था, मेन फार्मूला मिला था d/ue और जब ue को हटा के हम लोग f लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d इज इक्वल्स टू फार्मूला क्या है d/ue सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए। और इस केस में जो सेकंड केस है उस सेकंड केस के अनुसार जो ue है वो किसके बराबर है f के बराबर है, तो क्या मिलेगा d/f। यह आवर्धन का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन केस क्या, जब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जब प्रतिबिंब अनंतता पर बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, तब के लिए m का एक फार्मूला और मिला। क्या फार्मूला मिला d/f, क्या फार्मूला मिला d/f। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला और इसमें मिलेगा, ठीक है। ये d/f हो गया, ये मिनिमम का केस होता है, कम से कम प्रतिबिंब इतना ही बनता है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए क्या कि अगर लेंस से आँख जो है कुछ दूरी पर है, अगर लेंस से आँख जो है वो x दूरी पर मान लेते हैं, देखने वाला जो व्यक्ति है वह लेंस से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, तो उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी क्या हो जाएगी, पीछे हट जाएगी, यानी इसमें से हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ जाएगी, यानी इसमें से हम लोग क्या करेंगे x को माइनस कर लेंगे तो एक नया फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल्स टू क्या d-x/f, जहाँ पे आपका x क्या होगा, जहाँ x क्या होगा नेत्र व लेंस के बीच की दूरी, जहाँ x बराबर नेत्र व लेंस के बीच की दूरी, ठीक है, लेंस व नेत्र के बीच की दूरी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा, एक फार्मूला और आपका ऐड हो गया। क्या फार्मूला ऐड हुआ उसको ध्यान से देखिए, फार्मूला जो ऐड हुआ आपका हुआ d-x/f, ठीक है। तो इस तरीके से ये जितने भी फार्मूले बॉक्स में है ये सभी का सभी किसके लिए है, आवर्धन के लिए फार्मूला है। और किसके आवर्धन के लिए फार्मूला है, तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का फार्मूला है, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, ठीक है। अलग अलग केसेस में अलग अलग फार्मूले हम यूज करते हैं, जिसमें आपके पॉपुलर क्या है, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा हो तब के लिए फार्मूला पूछता है, और अगर अनंत पे बन रहा हो तब के लिए फार्मूला पूछता है। बेसिकली जो है फार्मूले ही ज़्यादा पूछे जाते हैं या इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं।